नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। दंगल में आज आपको गारंटी की गूंज सुनाई देगी। आज आपको पता चलेगा कि किसकी गारंटी में कितना दम है। आज पश्चिम बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में राम का नाम लेना गुनाह है क्या। उन्होंने राम मंदिर से सीएए और आरक्षण तक के मुद्दों पर विपक्ष को घेरा है। बंगाल की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 गारंटी का वादा किया। दिल्ली में वहीं केजरीवाल ने गारंटी को दोगुना करते हुए 10 गारंटी गिनवा दी। गारंटी तो कांग्रेस ने भी जनता को दिए। इंडी गठबंधन के एक और साथी तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी बिहार की जनता के सामने घोषणा पत्र जारी करते समय काफी पहले गारंटी की गठरी खोली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस गारंटी का बार बार गुणगान किया जा रहा है, कितनी फीसदी जनता वाकई उसे देखकर सुनकर वोट करती है। क्या जो गारंटी वादों की शक्ल में सामने आई है उसकी विश्वसनीयता पर जनता को भरोसा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को देखकर गारंटी की याद बाकी पार्टियों को आ गई। जनता आखिर किसकी गारंटी में विकसित भारत का अक्स देखती है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। बंगाल को गारंटी दे रहा हूं। और जनता तय कर ले कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। किसी ना किसी को लाभ मिलने का हमारे मैनिफेस्टो में भी है। गारंटी दे देश को, लिखित में दे, तो उन पे भरोसा नहीं कर सकते। चुनावी सीजन में गारंटी की बौछार है। जनता के दरबार में कोई दावा कर रहा है तो कोई वादा। पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। इन्हीं आरोपों के बीच पीएम मोदी ने जनता के सामने अपने 5 वादों की गारंटी का पन्ना खोल दिया। टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल से बेल पर आए अरविंद केजरीवाल ने भी गारंटी की गठरी खोल दी। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 10 गारंटी। 10 गारंटी क्या है, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी,
तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है, और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का। इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की अपनी गारंटी है। वहीं कांग्रेस ने अपने 48 पन्नों के घोषणा पत्र जारी करते समय जनता के सामने दर्जनों के भाव में गारंटी को गिनाया था और जीत का दावा किया था। 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है, और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। अब इसे आप गारंटी कहें या कुछ और, नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन सभी अपने वादों को अपने तरीके से जनता के दरबार में परोस रहे हैं। कांग्रेस के एक और साथी आरजेडी ने भी बिहार में अपनी गारंटी को वचन बताकर घोषणा पत्र को पहले फेज के चुनाव से पहले ही जनता के सामने हाजिर किया था। लोकसभा चुनाव में 3 फेज की वोटिंग हो गई है। अभी 4 चरण का मतदान बाकी है। कल चौथे फेज में 96 सीटों पर वोटिंग है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता को किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है, किसके ट्रैक रिकॉर्ड को बढ़िया मानकर दिल्ली की गद्दी जनता सौंपती है और किसकी गारंटी को खोखला समझती है। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका कराने शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, जैस्मीन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वीरेंद्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी-आर और तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत में शहजाद पूनावाला से करना चाहूंगी। शहजाद, ऐसा क्यों है कि पिच बदलते हुए आप नजर आ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री जो विकास के रास्ते पर चलते थे और पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाते थे, आज अगर मैं ये 5 मुद्दे पढ़ूं जो प्रधानमंत्री गिना रहे हैं, उसमें कहां विकास दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं अपनी माताजी को, आपकी माताजी को और सभी दर्शकों को और दर्शकों की माताजी को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अवसर मिला है। देखिए अर्पिता जी, मुझे तो लगता है कि क्या आप कहना चाहती है कि प्रभु श्री राम और विकास अलग अलग है क्या? इस प्रकार की सोच हो सकता है कुछ समूह की, कुछ जमातों की हो, पर हमारे लिए तो राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने दी थी। तो क्या महात्मा गांधी राम राज्य कहते थे, हे राम कहते थे, रघुपति राघव राजा राम कहते थे, या संविधान के ओरिजिनल कॉपी में राम जी की तस्वीर थी? तो क्या विकास विरोधी था? 2 तरीके की गारंटी है जिसका उल्लेख आज हो रहा है। एक है मोदी की गारंटी, मतलब मोदी नामक बेटे की गारंटी, पूरे होने की गारंटी। 10वें से 30वें स्थान पर आना, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से निकलना, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ तक टॉयलेट, 11 करोड़ तक नल से जल, जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, एयरपोर्ट 70 बन गए हैं। और दूसरी गारंटी क्या है? उन लोगों की गारंटी जिनकी साथ में रहने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक ऐसा समूह जो बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर केरल में एक नहीं हो पाया, वो अब गारंटी कम और नौटंकी ज्यादा कर रहा है। मतलब जैसे गंजा तेल उगाने की गारंटी दे दे, उस प्रकार की इनकी गारंटी है। अब देखिए ना, केजरीवाल जी ने जो गारंटियों की बात की है, वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बनना चाहिए। दिल्ली में बना लेते। 2 हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने जिस प्रकार से स्कूलों की व्यवस्था की है, डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी। हेल्थ मॉडल, राघव चड्ढा खुद अपना विदेश चले गए इलाज कराने के लिए। इनके मॉडल देखिए, जिस प्रकार से गारंटी दी थी यहां पर यमुना साफ करने की, इन्होंने बोला था प्रदूषण मुक्त करने की गारंटी लेते 2015 में। कौन सी गारंटी पूरी की है? हाँ, अपने बच्चों के सिर पर सौगंध जो खाई थी, गारंटी देता हूं लोकपाल लाऊंगा और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो भी गारंटी तोड़ दी है। और इतनी अच्छी इनकी गारंटी वादे किए, कितने पूरे किए, पूरे करने पर तो मैं अभी तक आई नहीं। मेरा सवाल तो इस पर था कि अभी गारंटी की बात चली है,
तो वो क्या गारंटी दे रहे हैं और आप क्या गारंटी दे रहे हैं? अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात, पहली गारंटी। SC ST और OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं करेगा, ये दूसरी गारंटी। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं सकता, ये तीसरी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं सकता, ये चौथी। और CA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री की 5 गारंटी हैं, जिसमें आपने राम का जिक्र, आप कह रहे हैं कि देश राम से चलेगा, चलिए राम का नाम इसमें ले लिया गया, लेकिन और जनता के मुद्दे, अब जनता के मुद्दों पर अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो 10 गारंटी, उसमें वो कहते हैं देश में 24 घंटे बिजली है, ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं कि नहीं? हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, जनता से जुड़ा मुद्दा है कि नहीं? हर नागरिक का मुफ्त इलाज, चीनी कब्जे से जमीन वापस, अग्निवीरों को पक्की नौकरी, किसानों को MSP की गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, रोजगार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार खत्म, GST का सरलीकरण। मुझे पता है इसमें से आप भ्रष्टाचार पॉइंट सबसे पहले उठा लेंगे, लेकिन उसको उठाने से पहले जरा और आगे की जो मैंने आपको लाइन्स गिनाई उन पर जवाब दीजिएगा। अब मैं एक एक करके आपके 5 बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं, आप केवल सुनने का धैर्य रखिए। मुझे बताइए कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात ना अंबेडकर जी ने, ना संविधान सभा ने, ना संविधान ने की है, परंतु कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण, केवल कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र में नहीं, बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और लालू जी ने कहा पूरा दे दो। क्या यह संविधान विरोधी बात, किसकी गारंटी नहीं देनी चाहिए कि संविधान नहीं बदलना चाहिए? ये तो संविधान बदलने की बात तो कांग्रेस कर रही थी ना। तो हम तो गारंटी दे रहे हैं कि हम कभी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण, और वो भी SC ST OBC समाज से काट कर नहीं देंगे। तो ये गारंटी महत्वपूर्ण नहीं है SC ST OBC समाज के लिए। दूसरी गारंटी, रामनवमी और राम मंदिर के विषय पर मुझे बताइए कि क्या बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए? रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं की थी बंगाल सरकार पर? क्या रामनवमी से पहले उनके हुमायूं कबीर TMC के नेता ने नहीं कहा था काट के रख देंगे हिंदुओं को? क्या ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें कि हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम TMC के नेताओं के द्वारा? 10 सेकंड सुन लीजिए, जिसके बाद दंगे। सुनिए ना, लेकिन मेरा सवाल अच्छा चलिए ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ 10 सेकंड में कुछ अलग सुनने मिल जाए। चलिए, मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ। ठीक 10 सेकंड और लीजिए। चलिए, मुझे बताइए कि 10 सेकंड और ले रहा हूं। कानून व्यवस्था बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा के साथ समझौता ना हो, क्या ये गारंटी देना ये वैध गारंटी नहीं है क्या? क्या इसकी लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी चुनाव में नहीं देनी चाहिए? ये जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि वोट जिहाद कहना आपके लिए जनता का मुद्दा है, राम मंदिर बेकार है आपके लिए, आपके और आपके समूह के लिए जनता का मुद्दा है। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए। अब धैर्य रखिए अर्पिता जी, अब धैर्य रखिए। पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, ये जनता का मुद्दा है आपके लिए। सनातन समाप्त कर देंगे, जनता का मुद्दा है आपके लिए। वही मैं कह रही हूँ ना, मेरा पहला सवाल ही वही था। मैं यही कह रही हूँ ना कि पिच क्यों बदली आपने? तो वो पिच जिसमें विकास की बात थी, याद है आपको 2014? वो पिच विकास पर थी, वो पिच विकास के एजेंडे पर थी। एक सेकंड सुन लीजिए, अब मुझे सुन लीजिए। शहजाद, उस समय बात होती थी सबके साथ सबके विकास की। अभी अगर मैं आपकी इन बातों को सुनूं जिसमें आपने क्या कहा बहुसंख्यक, आपने क्या कहा SC ST, आपने क्या कहा हिंदू मुस्लिम, अरे अब कहां है सबका साथ सबका विकास? सबके साथ और सबके साथ और विकास की बात कीजिए ना। अच्छा, इसका भी जवाब ले लीजिए, इसका भी जवाब 5 सेकंड में ले लीजिए। जो मैंने शुरुआत में गिनवाया था, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ नल से जल, अरे तो इसी को आगे बढ़ाकर इस पर गारंटी क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री? उसमें कोई भेदभाव हुआ? इन 5 गारंटी में मैं ये मानती हूँ सर, सुनिए ना, इन 5 में से एक पर क्यों बात नहीं हुई? क्यों एक पर रोजगार की बात नहीं हुई कि चलिए हमने इतना आंकड़ा रोजगार का ले आए हैं, आगे हमारी ये रणनीति, हम रोजगार इतना देंगे। हम इन 5 में, चलिए आपने राम भी गिना लिया, आपने SC ST भी गिना लिया, अरे एक पॉइंट तो ले जाते, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी पर तो ले जाते, एक पॉइंट तो रख सकते थे। अर्पिता जी, अब आपने 25 सेकंड का सवाल पूछा है तो कम से कम 25 सेकंड का जवाब देने दीजिए, 5 सेकंड में इंटरप्ट मत कीजिए। अर्पिता जी, आप और आप जैसी विद्वान एंकर्स ने ही राज्य चुनावों के पहले डिबेट की थी ना कि बेरोजगारी पर कुछ बोलिए।
तो क्या हुआ बेरोजगारी के विषय पर मध्य प्रदेश की सरकार 18 वर्ष बाद फिर से चुनकर आई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से किसको लात मार के भगाया गया? वो बेरोजगारी पर चुनाव नहीं हुआ क्या? जनता ने जो 2014 के बाद 2019 में मैंडेट दिया मोदी जी को, तो बिना बेरोजगारी बिना महंगाई पर काम किए वोट दे दिया था क्या? मतलब आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रही है क्या? और मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अर्पिता जी एक बार मुझे बता दीजिए कि आज जब बात हम करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे जिसमें कि दंगाई करने वाले लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए या जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, तो क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है आपके हिसाब से? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये जनता के मुद्दे नहीं? अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी मैं ये तो भी जानती हूं कि रोजगार, महंगाई, कैसे होगा, बेरोजगारी, इन सब पर भी चर्चा होनी जिहाद। चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अब आप उसको जोड़कर घुमा के इसको दिखा रहे हैं कि भैया देखिए चुनाव जीत रहे हैं, हमारा एजेंडा ये, हमारी पिच ये है और हम चुनाव जीत रहे हैं। पूरा भाषण सुना था सर, सुन लिया सर। अब जरा मुझे और मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। आपने प्रधानमंत्री का पूरा ठीक सर, ये 5 गारंटी मैंने सुनी और बात गारंटी पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी दे रहे हैं जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो भी मैंने आपसे पूछ ली, इसलिए मैं स्पष्टीकरण एक चाह रही थी। ठीक है, चुनाव है सामने, हर इंसान अपनी पिच तैयार कर रहा है कि किसमें कितने रन बना ले। बेसिकली बेसिक गेम तो यही है ना सर। ठीक है, जैस्मिन शाह वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, ये तमाम चीजें आपने गिना दी, इसमें भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर दिया। अरविंद केजरीवाल तो जमानत में ही बाहर आए हैं, कोई पूरी तरीके से छूट तो मिल नहीं गई उनको। नहीं, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे जरूर आऊंगा, लेकिन आपने जो शुरुआत में सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता को, वो बहुत बड़ा सवाल था। वो कहा था आपने कि शुरुआत आपने तो विकास के मुद्दे से करी थी जब आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, तो आज हिंदू, मुसलमान, गाय, भैंस, मंगलसूत्र की क्यों याद आ रही है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने बात करना चाही थी विकास की, गारंटी देना चाही थी विकास की, लेकिन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप किस मुंह से बेरोजगारी की बात करते हो? 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज कोई बात नहीं कर रहे कि कितनी नौकरियां मिली। महंगाई को दूर भगाने का बात करी थी। विश्व पे नंबर 2 पे है महंगाई में आज भारत में। पूरे विश्व में कोई महंगाई नहीं है। सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस का दाम भारत में है। तो किस मुंह से बोलेंगे? बोल रहे थे कि ब्लैक मनी जो स्विस बैंक से लाएंगे 15-15 लाख सबके खाते में भेजेंगे, डीमोनेटाइजेशन लाए थे। एक भी ब्लैक मनी इंडिया में अब तक नहीं आया। कहा था कि फार्मर, किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 700 फार्मर्स ने अपनी जान दे दी ये 3 काले कानून का विरोध करते हुए। तो आज जब ये अपने मुंह से विकास का शब्द बोलते हैं तो जूते कहते हैं अर्पिता जी। इसलिए इनकी हैसियत नहीं है कि आज विकास की बात करें, इसलिए आज ये सारी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सवाल उठता है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी, वहां से दिखता है कि उनका देश के प्रति उनका विजन क्या है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो आज देश के सामने 2 राह है, 2 पाथ्स हैं। एक है मोदी जी की गारंटी पे विश्वास रखो, और दूसरा जो केजरीवाल जी ने बोला कि हर गरीब और अमीर बच्चे को, आप किस परिवार में पैदा होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी सरकार अगर आपको अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा प्रोवाइड कर सके, जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए सीट नहीं है। सारे मुद्दों की बात करी देश जो के स्तर पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले दिल्ली को तो सुधार दीजिए। आज मुझे बताइए अर्पिता जी कि अगर इंटरनेशनली आप देखिए कि दुनिया में अगर किसी भी भारत के राज्य की बात होती है, शिक्षा को लेके बात होती है, फर्स्ट प्रेसिडेंट की जो फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं कि मेलेनिया ट्रम्प जो थी प्रेसिडेंट की वाइफ, यूएस से जब आई थी, तो दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस करिकुलम के क्लास में क्यों बैठी थी? गुजरात के स्कूल में क्यों नहीं गई? यूनाइटेड नेशंस जब बात करता है देश में इंडिया की शिक्षा व्यवस्था की, तो केवल दिल्ली की क्यों बात करता है? तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ है और काम होता रहेगा, लेकिन दिल्ली ने एक राह दिखाई है जो आज देश भी सपना देख सकता है। इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल में इतनी शानदार व्यवस्था आपको मिल सकेगी। मैं चाह रही हूं कुछ नया बताइएगा भ्रष्टाचार पर। दूसरा मुद्दा बहुत बड़ा है कि हमने आज कहा कि हर गरीब, भ्रष्टाचार नहीं, अच्छा अब मैं भ्रष्टाचार पे आता हूं। भ्रष्टाचार पे आज जब भाजपा बात करती है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, इसलिए आज ये लोग भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे हैं अर्पिता जी। कैसे करेंगे? अजीत पवार, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला, क्या हुआ? वॉशिंग मशीन में गए और आ गए और यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बना दिया। छगन भुजबल, नारायण राणे, अब इनको देख लीजिए, नवीन जेंडर के ऊपर तो चार्जशीट है। ये भी याद आता है शीला दीक्षित पर सबसे ज्यादा आरोप किस पार्टी ने लगाए थे? पर्चा दिखाकर, सारी जानकारी के हिसाब से। आज उनके साथ किसने हाथ मिला लिया? मुझे ये भी बता दीजिए।
देखिए अर्पिता जी, बात है कि अगर कहीं ना कहीं संदेह होता है कि करप्शन हुआ है तो पूरी जांच होनी चाहिए। जांच करने की जिम्मेदारी तो अभी किसकी आप थी? उनकी गवाही, आप उनकी 2014 बात मोदी कह जी रहे है हैं केंद्र कि में, जब उन पर मोदी भी जी ने आरोप लगे तो उधर भी कॉमनवेल्थ संदेह गेम्स। वाला रख दीजिए ना सर। नहीं, मैं उनको तो भी कह रहा संदेह हूं कि वाली जिसके छूट मिल हाथ में जानी जांच चाहिए, अगर एजेंसी आप वो है। छूट लेनी चाहते हैं तो। अर्पिता जी, मेरा एक सवाल है। हाँ। मेरा एक सवाल सुन लीजिए बस। मेरा एक सवाल है कि अगर भाजपा सीरियस होती भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, तो मुझे बताइए कि 10 साल थे आपके पास, सीबीआई और ईडी का आपने सारा दुरुपयोग किया, एक भी ऐसा राजनेता है जिस पे आपने कन्विक्शन ऑब्टेन करी है, जहां पे आपने ट्रायल खत्म करी है और आरोप सिद्ध किए हैं कि ये है बड़ा नेता जिसको हमने जेल में डाला? नहीं, आपने केवल और केवल उल्टे सीधे केस डाले हैं। आपने उल्टे सीधे केस डाले हैं। पिताजी, मैंने लोगों उनकी और आपकी को बातों को जेल में ध्यानपूर्वक डाला सुना। है। आम आदमी पार्टी के लिए ये हो रहा है। अभी तक तो ट्रायल शुरू भी नहीं अर्पिता हुआ। जी, समझ नहीं आता ना शहजाद। हाँ, जल्दी से अर्पिता जी, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, बिल्कुल, बहुत छोटा जवाब दूंगा। मैं तो कहता हूं संदेह वंदेह छोड़ो। आपने कन्विक्शन की बात की, लालू प्रसाद यादव 2013 में भी और उसके बाद भी लगातार कन्विक्ट हुए हैं और 5 बार कन्विक्टेड है। इसमें तो संदेह नहीं है, ये तो कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड है। अब जैस्मिन जी बता दो कि आप लालू को कन्विक्टेड मानते हैं कि नहीं मानते। और दूसरी बात, इन्होंने स्कूल में इंटरनेशनल अखबारों ने क्या लिखा है? भाई हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, डेस्क नहीं दे रहे हो, टीन के शेड में हजारों बच्चे, एक क्लास में 2 क्लास साइमल्टेनियसली चल रही है, उसके ऊपर कुछ करिए। पर हाई कोर्ट की टिप्पणी को भूल जाए। सुन लीजिए, बीच में ने बोला अर्पिता जी कृपया करके, अर्पिता जी कृपया करके, अर्पिता जी कृपया करके आप इसमें ऑर्डर लाइए। थैंक यू। अर्पिता जी, यमुना को साफ कर देंगे, 2015 का वादा कितना पूरा हुआ पूछ लीजिए। पॉल्यूशन युक्त को पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे और पंजाब की पराली कंट्रोल कर देंगे, कब दिया था वादा बता दीजिए। और बता दीजिए कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है तो राघव चड्डा छोटी सी सर्जरी कराने के लिए विदेश में अभी तक बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सा वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है? आप 10 नए अस्पताल के नाम बता दीजिए जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल में बनाए। और एक लालू के सवाल का जवाब अभी दीजिए। लालू कन्विक्टेड है अर्पिता जी, लालू पर पूछिए इनको। लालू में कोई संदेह नहीं बचा, कन्विक्टेड है वो। पूछिए एक बार अर्पिता जी। मतलब जो आपके साथ वो साफ, जो दूसरों के साथ वो। मैं जवाब देता हूं, हाँ। और वो कन्विक्टेड है जी। शहजाद पूनावाला भूल रहे हैं, ये दिल्ली का स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। 10 साल आप सत्ता में हैं, 10 साल में सत्ता होने के बावजूद आप अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं। आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार पे क्या काम कहा। आप कह रहे हैं हम दिल्ली के ऊपर सवाल पूछेंगे, हम बिहार के ऊपर सवाल पूछेंगे। लेकिन आज अगर इन्होंने ये आज राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे बताइए मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य, समझ गए ना, इधर मत घुमाइए। एक साल से मणिपुर जल रहा है। एक बात में बता दूं, सर देखिए बहुत आसान हो जाता है, वो अपने आरोप लगा देते हैं, आप अपने आरोप लगा देते हैं। अब वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। भाई सवाल पूछने का काम मेरा है, छोड़ दीजिए ना मुझ पर। मैं सवाल पूछ रही हूँ आपके एक दूसरे से सवाल। लालू पर वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उस पर जवाब है तो वो दीजिए। उनके आरोप अभी मैं फिर से आते और मेहमानों के पास जा नहीं पाई हूं। सर जैस्मिन जी। अर्पिता जी, किसी भी नेता के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो कोर्ट डिसाइड करें। भाजपा या शहजाद पूनावाला डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि नहीं हम आरोप लगाएंगे, आपको जेल भेजेंगे। तो आज आम आदमी पार्टी आज आम नहीं तो ये पता है ना कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में क्यों भेजा। आप तो अच्छा इतना विश्वास रखते हैं आप कोर्ट के सिस्टम पे, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कन्विक्शन ऑब्टेन करते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजा? फिर मुंह दिखाई पड़ेगी नहीं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर छोड़ा है, इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा थी कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दें। आप खुद यहाँ पे जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। लालू पर कन्विक्टेड है। अरे लालू क्या कह रहे हैं आप? बंगारू लक्ष्मण के आप बंगारू जनता पार्टी के पर्सन जो राष्ट्रीय हित के सौदे पे भ्रष्टाचार करते पाए गए, उनके पहले वो हट गए थे। और मेहमानों के पास भी चली जाओ। मैं नीरज मिश्रा और देवेंद्र कुमार के पास भी नहीं जा पाई हूँ। लालू के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। जरा मैं नीरज मिश्रा जी, ये जो घोषणा पत्र, ये जो वादों का पिटारा खुलता है, जरा एक मैं आंकड़ों के साथ आपसे सवाल लेना चाह रही हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वोटर ने प्रधानमंत्री के दावेदार को देखकर वोट किया, 22% ने पार्टी देखकर वोट किया, 25% ने उम्मीदवार को देखकर किया, 13% ने अन्य वजह से वोट किया और 3%, मात्र 3% ऐसे जिन्होंने घोषणा पत्र देखकर वोट किया। बावजूद इसके वादों पर वादे क्यों और कितने होंगे पूरे ये वादे? अर्पिता जी, हर 5 साल में जो आपको चुनाव का मौका मिलता है, मत देने का मौका मिलता है, वो पुरानी गलती को सुधारने का मौका है। क्योंकि पिछली बार
प्रधानमंत्री के झूठे वादों में फंसकर देश की जनता ने उनको वोट कर दिया। इस बार तो उनसे 10 साल का हिसाब पूछा जा रहा है। जैसा आपने शहजाद से पूछा और शहजाद ने पलट आपको कहा कि आपने 50 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण सुना। वैसे तो अधिकांश देश की जनता प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुनती, पर आज डिबेट की तैयारी के चक्कर में मैंने सुन लिया। उस 35 मिनट में प्रधानमंत्री जी ने एक बार यह हिसाब नहीं दिया कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सिर्फ ये 5 ऐसी बातें बोली जो एक जाते हुए प्रधानमंत्री को शायद शोभा देती होगी, आते हुए प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं देती। फिर हमने ये भी सोचा कि ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल के अपने कारनामों के बारे में अब बोलते क्यों नहीं है। तो समझ में आया बोले किस पर। एक वो नोटबंदी की थी जिसके आंकड़े निकल कर आए तो पता चला वो फेल हो गई। एक वो इन्होंने जीएसटी इन्होंने लागू किया, उसके जब आंकड़े निकल कर आए तो पता चला वो भी फेल हो गया। मणिपुर जलता रहा, ये चुप हो गए। अरुणाचल में और लद्दाख में चीन घुस गया, ये चुप हो गए। और देश के अंदर जब सबसे बड़ा घोटाला जी, आप अगर आंकड़ों पर चले गए निकल कर आया तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी, जरा उस पर जवाब दे लीजिए। अगर हम कंपेयर आप कर रहे हैं ना महंगाई पर, तो यूपीए सरकार के समय औसत महंगाई दर 7.9% थी और एनडीए सरकार के दौर में औसत महंगाई दर 4.7% थी। बड़े मुद्दे बार बार आप लोग महंगाई के बनाते हैं, लेकिन उतना बड़ा चुनाव भी आप नहीं बना पाए। रुक जाइए सर, उसके अलावा ये आंकड़े में मैं बता दूं। दूसरी तरफ 2014 से 2024 के बीच करीब 54,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ और यूपीए के 10 साल, आप हिसाब की बात कर रहे हैं ना, यूपीए के 10 साल में 27,000 किलोमीटर निर्माण हुआ। ये भी एक आंकड़ा है। तो ये आंकड़े भी तो दिखाते हैं, केवल कहने से इसको क्या आपने बड़ा मुद्दा बनाया है? और अगर आप आंकड़े पर बात कर रहे हैं तो ये भी आंकड़ा है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और इन्हीं आंकड़ों पर जवाब लीजिए। ठीक है। सबसे पहला आपने क्या कहा कि जो महंगाई दर थी इनके समय पर 4% के आसपास आ गई। आपको मालूम होगा इस देश के अंदर एनएसएसओ जो है, जिसका काम है आंकड़े जारी करना, उसने पहले तो 7 साल आंकड़े जारी नहीं किए। जब वो आंकड़े जारी हुए तो बेस ईयर जब उन्होंने चेंज किया तो उसके बाद इन्होंने आपको इन्फ्लेशन का जो डेटा दिया वो इस तरीके से दिखने लगा। आप 2011 के बेस ईयर से कर लीजिए, इस देश में 15% से ज्यादा की महंगाई है। कोई भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी बता देगा। आपने सड़क की बात की तो आपको मालूम होगा 3 साल पहले नया नियम आया, आप अगर 1 किलोमीटर में 4 लेन का हाईवे बनाते हैं तो आज की सरकार उसको 4 गुना गिन लेती है। मतलब बनाया 1 किलोमीटर, आंकड़ों में दिखा दिया 4 किलोमीटर। ठीक है, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। रुक जाइए सर, इस पर मैं छोटा जवाब शहजाद से चाहूंगी। शहजाद वो कह रहे हैं अपने हिसाब से आप चीजों को पलट रहे हैं, आंकड़े देर में रिलीज करते हैं और आप सड़कों पर वो कह रहे हैं कि कम बनाते कम है, गिनते ज्यादा है। चलिए मैं इस पर स्पष्ट जवाब देता हूं और कांग्रेस ही जो आंकड़े इस्तेमाल करती है उसी के आधार पर देता हूं। कांग्रेस सीएमआई का डेटा कोट करती है बेरोजगारी पर। उसी सीएमआई के डेटा के हिसाब से राजस्थान में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा था, उनकी सरकार को लात मारकर भगाया, और मध्य प्रदेश में 2% था, इसलिए 18 वर्ष के बाद हमारी सरकार वहां पर रिपीट हुई। अच्छा मैं छोड़ दो, इस आंकड़े को मत विश्वास करो, आपको मैं दूसरा आंकड़ा देता हूं ईपीएफओ का। 12 करोड़ जो लोग थे पहले ईपीएफओ। अरे सर आप राज्य पर क्यों चले गए? जब आप ये आंकड़ा दे रहे तो मैं आपको भी एक आंकड़ा दे देती हूँ। 2023 में बेरोजगारी दर 8% रही, लेकिन इसमें करीब 1.5% केवल गिरावट आई है। हाँ, अब मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। अर्पिता जी एक एक करके जवाब देंगे। आप मुझे ये कह रही हैं कि जो बेरोजगारी राज्यों में होती है वही तो मिलाकर देश में बेरोजगारी होती है ना, तो कहां बेरोजगारी की समस्या है वो तो जरा देख लीजिए। राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष के बाद भी नहीं थी, इसीलिए जनता ने हमें चुना। महंगाई के विषय में भी बोल रहा हूं और बेरोजगारी के नेशनल पर्सपेक्टिव पे भी बोलूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं, हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। अब महंगाई पर बोलता हूं। महंगाई पर ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदल दिए इसलिए जो है पूरा बेरोजगार महंगाई जो दर है वो कम हो गई। वाह क्या लॉजिक है। मैं तो आपको बोलता हूं कि आप देख लीजिए 9,000 जन औषधि केंद्र बने हैं। एक जो टैबलेट 72-80 रुपए की आती है मार्केट में, वही टैबलेट 10 रुपए की आती है आज जिस जन औषधि केंद्र में। जो 300 रुपए का डेटा जीबी डेटा आता है आज वो 9 रुपए का है। अगर यूपीए के जमाने में होते तो पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से जो डेटा का कॉस्ट था 45,000 रुपीज था, आज वो हो गया है 1,500 रुपए। जो 7 लाख की आज इनकम टैक्स तक इनकम टैक्स नहीं भरनी है, यूपीए के जमाने में 2 लाख पर इनकम टैक्स भरनी थी, तो 10 लाख की जिसकी आय है उसको 1,20,000 भरना पड़ता था, आज
60,000 इनकम टैक्स बढ़ रहा है। ये भी क्या बनावटी आंकड़े हैं? और महंगाई अगर इतनी बड़ी हुई है तो हिमाचल में 6 रुपए बढ़ा दिए। प्लीज 1 मिनट बीच में नहीं। अर्पिता, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। अर्पिता जी, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं इनका कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है, तो इन्होंने हिमाचल में क्या वादा किया? 1500 रुपए प्रति महिला कितनी महिलाओं को दिया? 300 रुपए यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कितने बिजली के यूनिट? शहजाद, अब आंकड़े ही गिना रहे थे क्योंकि अब आप ये आरोप पे आ गए। और इनसे पूछिए 6 रुपए डीजल का हिमाचल में बढ़ा दिया। थोड़ा पीछे जरा आंकड़ों पर देखिए। एनडीए में जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिस्से में भी कमी आई है। विश्व बैंक के ये आंकड़े हैं कि यूपीए में 15 से 17% के बीच थी। मेक इन इंडिया जैसी आपने एक बड़ी मुहिम भी चला ली, लेकिन बावजूद इसके हिस्सा जो है वो 13% गिर गया। क्यों? 13% हिस्सा? हाँ, मैं आपको बताता हूं। आप जीडीपी की साइज क्या है अर्पिता जी, मुझे जरा बताना, भारत की जीडीपी की, और 2014 में जिसके मुकाबले में आप देख रही है तब कितनी थी जीडीपी की साइज? जरा पहले आप मुझे दोनों आंकड़े बताओ। जीडीपी का साइज जिसके परसेंटेज पे, जिसके रिलेटिव में आप करते रहेंगे, आप हमसे जवाब ले लीजिए। मुझे पहले बताओ, एक सेकंड अर्पिता जी, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप जवाब चाहती हैं कि टू विंडो में तू मैं चाहती हैं? आप टू विंडो में अर्पिता जी, टू विंडो में तू मैं चाह रही है कि आप मुझसे संवाद चाहती हैं? उनको लगबाजी लग रही है। तो मेरे संवाद में होने दीजिए। आज तक घबराए ना, आज तक कतई ना घबराए, आज तक कतई ना घबराए, आज तक कतई ना घबराए। मुझे एंकर से संवाद करने दे। और मैं अर्पिता जी, कांग्रेस आपके बचाव में क्यों आ रही है? मुझे जवाब दे दीजिए। शहजाद के पास क्योंकि आंकड़े नहीं है, कांग्रेस आपके बचाव में क्यों आ रही है? आप आंकड़ों पर बहस करिए। कांग्रेस आपके बचाव में जवाब तो दे रहे हैं नीरज जी, वो जवाब तो दे रहे हैं। आपके बचाव में कांग्रेस क्यों आ रही है? मुझसे संवाद कीजिए ना। शहजाद, किसी को जवाब दे, यहाँ किसी के बचाव में किसी को आने की जरूरत नहीं है। जी, अपने जवाब देने की जरूरत है। आप आराम से अपनी जवाब कांग्रेस आ रही है और आपका चैनल टू विंडो करके उनको अलाउ कर रहा है। मुझे संवाद करने दीजिए। मैं अभी 2 मेहमानों के पास जा नहीं पाई हूँ, प्लीज शहजाद। जो मैन्युफैक्चरिंग का आपको मुझ में रुचि, आपको मेरे सवाल जवाब में मुझसे रुचि है, तो आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। आप नहीं चाहते तो मैं चुप रह जाऊं। आपका चैनल है, आप चलाइए डिबेट, मैं जवाब दे दूं आपसे। अब हाँ, आपने मुझे बोला, दर्शकों की समझदारी के लिए मैं बोल रहा हूं कि 2014 में जितना परसेंटेज शेयर था जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का, आज वो कम क्यों हुआ है? मैंने अर्पिता आर्या जी जो विद्वान हैं उनसे मैंने पूछा, अब वो शायद आपने गूगल किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, 2014 में हमारी इकोनॉमी की साइज क्या थी और 2024 में हमारी इकोनॉमी की साइज क्या है, जरा बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। मैं आपको उसका पक्का उदाहरण देता हूं। अर्पिता जी, आप शायद नोएडा में रहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो नोएडा दिल्ली एनसीआर का ही वासी हूं। यहां पर 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री होती थी, आज 200 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जहां पे देश इंपोर्ट करता था 95% मोबाइल फोन, आज 95% हम एक्सपोर्ट करते हैं। $10 बिलियन के एप्पल और सैमसंग के फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर घटी है, बड़ी है? पहली बार एप्पल का यहां पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग आया है, तो ये बड़ी है घटी है? टॉय इंडस्ट्री में 70% हम टॉय इंपोर्ट करते थे चाइना से, आज हम लोग टॉयज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। मैन्युफैक्चरिंग घटी है, बड़ी है? बता दीजिए मुझे जरा सा, अर्पिता जी जरा ईमानदारी से। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके माध्यम से चैनल पे, मेरा एक सवाल आपके माध्यम से चैनल पे, जरा ले लीजिए मेरा एक सवाल। मैं तो आपको लगातार मैंने फेरिस्त गिनाई मोदी जी ने क्या किया, अच्छा बुरा जो भी है। इनसे एक बार पूछ लीजिए कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 3-4 वादे किए थे। एक उन्होंने वादा किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। ये ओपीएस पूरे देश में लागू करने के लिए क्यों ने मैनिफेस्टो में बोला? इन्होंने कहा था 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, अभी 1 लाख की बात कर रहे तो प्रति महिला 1500 कितनी महिला को दी हिमाचल में? ठीक है, मैं जरा एक छोटा रिएक्शन और मेहमानों का भी ले लूं। जरा जवाब लीजिए ना। ठीक सर, इस पर ही जवाब लूंगी आगे। जैस्मीन जी और नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी पर जवाब दीजिएगा। लेकिन जल्दी से एक धीरेन्द्र कुमार, आपसे भी एक रिएक्शन, और तौफिक अहमद खान। धीरेन्द्र जी। देखिए अर्पिता जी, ये जिस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं कि जाकर के 5 गारंटी, अगर किसी प्रदेश में कहीं लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हो, उनको लग रहा है कि इन चीजों की आजादी मुझे नहीं मिलेगी, तो इसकी अगर गारंटी प्रधानमंत्री जी देते हैं तो क्या बुरा है? विकास की बात ये लोग करते कहाँ है? विकास की बात तो हर रैलियों में, हर एक चैनलों पे हर एक प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन उस पर तो ये बात करना नहीं चाहते। ये तो खुद अपना गोल पोस्ट बदल देते हैं। ये लोग चले जाते हैं धर्म पर, राम पर, रामायण पर, ये लोग जात पे, इन चीजों में ये बांट के ये डिबेट करना चाहते हैं। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं चुनाव में, और ये आरोप हम ही पर लगाते हैं। और ये क्या गारंटी देंगे? आप बताइए कि यही जेल से आने वाले लोग, एक मुजरिम बैठे हुए हैं लालू प्रसाद, लेकिन धीरेन्द्र जी, आप इतनी बातें अगर कर रहे हैं तो यहाँ गारंटी की तो बात है। प्रधानमंत्री की गारंटी, आप कह रहे हैं धर्म की बात कर देते हैं। धर्म की बात कौन अपनी गारंटी में कर रहा है?
मैं बता रहा हूं कि धर्म की बात यही लोग कर रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो है 10 गारंटी, सर उसमें कहां है धर्म की बात? किस धर्म की बात हुई है, जरा मुझे बता दीजिए। उनकी खुद की गारंटी तो अपने दोस्तों के पास नहीं रही कि वो खुद उनके साथ रह सकते हैं। खुद जो व्यक्ति जेल में गए हुए हों, जिनका कैदी नंबर 670 याद रखिएगा अर्पिता जी, और वो व्यक्ति क्या गारंटी देगा जिसकी अपनी सूचिता नहीं है राजनीति में? लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी जी बिहार में, उन्होंने कहा कि मैं जॉब शो करूंगा, और जब उन्हीं के पिताजी को जॉब देने की बात ही आई तो जॉब के बदले जमीन ले ली। तो ऐसे लोगों की गारंटी को तो लोग समझ रहे हैं पिताजी। और विकास कैसे इन लोगों को नहीं दिखता है? जरा घर से बाहर चले जाए, अच्छी सड़कें मिलती हैं कि नहीं मिलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एयरपोर्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है देश में? आप भी सफर करती हैं, लोगों को भी पता होगा। अगर ट्रेन में स्टेशन पे जाते हैं, वंदे भारत में सफर करते हैं, तो ये आपको विकास दिखता है कि नहीं दिखता? तो चूंकि विकास पर ये लोग नहीं बोल सकते हैं, इसलिए अन्य चीजों पर ये लोग बात करके और लोगों में एक भ्रम पैदा करने की बात करते हैं। और अगर इतना विकास अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो कामगार लग रहे हैं, तो स्वरोजगार और रोजगार दोनों हो रहा है अर्पिता जी। और पूरे दुनिया में इस समय सबसे स्थिति रिसेशन का चल रहा है, उस दौर में भी हमारे यहाँ विकास की रफ्तार पूरे दुनिया में सबसे अच्छा भारत में। तो नहीं, टॉपिक पे आ रहा हूं, तो ये गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? यही ना, इन्होंने जो किया है उसी को ही आगे बढ़ाएंगे, या तो ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करके जैसे उन्होंने तेलंगाना में किया, कर्नाटका में किया, आज उसी को आगे बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया है यहाँ पे अपने बयान में। अगर इन सब चीजों से बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम संविधान में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे, तो इस बात से इन लोगों को पेट में दर्द होता है। और यही कारण है कि ठीक है सर, ठीक है तौसीफ। अर्पिता जी देखिए, मोदी जी आज आए बंगाल में, वो प्रधानमंत्री है। सारा देश, केवल बंगाल नहीं, सारा देश सम्मान करता है रविंद्रनाथ ठाकुर की। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल प्राइज विनर हैं और उनका बड़ा ही सम्मान है। देश के नेशनल एंथम उन्होंने लिखा। लेकिन ये जब आते हैं बंगाल, पिछले चुनाव में भी उन्होंने ऐसा गंडगोल किया, इस बार भी गंडगोल किया। ये देखिए, आज वो रैली में रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो, उन्हें चित्र दिया गया और दे करके देखिए चित्र उल्टा पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये चित्र जो है, जो फोटो उल्टा पकड़ा हुआ। और रैली में कौन है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ? जो बीजेपी बंगाल चीफ हैं, और अर्जुन सिंह जो कि पहले तृणमूल में थे, वो तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए, बीजेपी छोड़ के वापस तृणमूल में आए, और अब फिर चुनाव के वक्त तृणमूल छोड़ के वापस बीजेपी में चले गए। तो ये मोदी जी, ना तो इनकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी कोई है कि कोई एक विचारधारा, जब चाहो आप तुम बीजेपी चले आओ, फिर तृणमूल चले जाओ, तृणमूल से निकाले जाओ तो फिर वापस बीजेपी चले आओ। इनका अपना तो ना कोई सोच है, ना समझ है, ना ये बंगाल को जानते हैं, ना बंगाल की संस्कृति जानते हैं, ना कोई ये हमारे आइकॉन्स को जानते हैं। ये आकर के अपना जो उन्हें जो मीडिया सेल द्वारा लिख दिया जाता है, 5 लाइन जाइए भाषण में बोल के आइए। भाई आप बंगाल में आए हैं, बंगाल की जनता आपसे मांग कर रही है कि हमारा स्टेट फंड कब रिलीज करोगे, मनरेगा का पैसा कब रिलीज करोगे, हमारे टैक्स का पैसा कब रिलीज करोगे, आवास योजना का पैसा कब रिलीज करोगे। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जब आकर के बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं तो उन्हें तो आश्वासन देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो स्टेट सरकार, ममता सरकार का जो पैसा जो ड्यू है केंद्र से, वो कब रिलीज करेंगे। वो कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे आकर के वो मच्छी बाजार बंद करवाना चाहते हैं। बंगाल में स्टेपल फूड है, बंगाल में सबसे लोकप्रिय खाना है। यहाँ बंगाल की जनता मछली खाती है, बहुत पसंद करती होगी। आपको याद हो, आप जानती होंगी, दिल्ली में एक स्पेशल मछली बाजार है सीआर पार्क में। अब मोदी जी आते हैं यहाँ पे, बीजेपी आती है यहाँ पे, मछली बाजार बंद करवाने की बात करते हैं। ठीक है सर। क्योंकि अभी तौसीफ जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात की। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हायर। पिताजी, हमने स्कूल में पढ़ा था। ये माइंड विदाउट फियर है, जब बम ब्लास्ट होते रहते हैं और बम ब्लास्ट को पकड़ने वाले लोगों को एनआईए की टीम आती है तो उन पर हमला हो जाता है।
where the head is held high, तब head is held high जब भ्रष्टाचार के मामले में SSC स्कैम होता है और जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने ईडी आती है तो उन पर हमला हो जाता है। जब संदेश खाली की महिलाओं पर जिस प्रकार के बलात्कार होते हैं और शाहजहां को 50 दिन तक बचाते हैं और असेंबली में बयान दिया जाता है और राम जी के बारे में कहा जाता है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये उनके मन, प्लीज 1 सेकंड, 10 सेकंड, अर्पिता जी 10 सेकंड, अर्पिता जी 10 सेकंड। रामेंद्र रॉय उनके विधायक है, वो कहते हैं राम मंदिर शो पीस है। ये क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी की विचारधारा के साथ है या उनके खिलाफ है? जब सायोनी घोष शिवलिंग का मजाक उड़ाती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की विचारधारा के साथ है। और अर्पिता जी आपसे भी वक्त की कमी है सर। शहजाद जी प्लीज एक ही वाक्य, अर्पिता जी एक ही वाक्य। जैस्मिन लालू, जैस्मिन साहब कम से कम। अर्पिता जी ये जो कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मैं इनको एक आंकड़ा बता दूं, क्योंकि मणिपुर पर तो इनके ऊपर जवाब नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कर रहे हैं। मैं आंकड़ा बता दूं जो इन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया था, इन्हीं के मंत्री ने, कि 2014 और 19 के बीच में कुल 872 टेररिस्ट अटैक हुए हैं केवल जम्मू एंड कश्मीर में। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 2014 और 2019 के बीच में। लेकिन अर्पिता जी एक अहम सवाल जो हमने अब तक चर्चा नहीं की, क्योंकि बात हो रही है गारंटी की, लेकिन जो गारंटी देने वाला है उसी की गारंटी नहीं है। अगर प्रधान, अरे देखिए मैं ये देखिए, ये बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं अर्पिता जी, मेरी बात नहीं खत्म करने दे रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा एक अहम सवाल है कि बात अगर हो रही है, अरे चुप रहिए, इतना मत बौखलाइए। आपकी सरकार जा रही है तो आपके बौखलाने से सरकार वापस नहीं आ जाएगी, चुप रहिए। तो फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता है, लेकिन गारंटी पर गारंटी की बेला इस वक्त चल पड़ी है। लेकिन किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करेगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।